बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म है कि इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है। रोज़ाना खबरें आ रही हैं, कुछ उसमें अफवाहें हैं, कुछ इसमें मुसद्दिक़ा इत्तलात भी हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की वीमेंस टीम भी जो है आज उसने मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ और उसको एक मरतबा फिर जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। डीएल मेथड के तहत पाकिस्तान की विमेंस टीम को 8 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान विमेंस टीम में आखिर हो क्या रहा है, क्यों पाकिस्तान की विमेंस टीम जो है वो अपने पाँव पे उस तरह से खड़ी होती नजर नहीं आ रही जितने उसको जो है वसाइल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कंसिस्टेंसी का जो एलिमेंट है वो क्यों पाकिस्तान की विमेंस टीम में मिसिंग है, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि गैर मुल्की कोचेस को लाने की बात की जाती है लेकिन गैर मुल्की कोचेस शायद आने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के और भी मुख्तलिफ जो पोस्ट हैं क्रिकेट बोर्ड की वजह से उनमें भी जो है वो तब्दीलियों के अमल का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत कुछ है आज के शो में, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑस्ट्रेलिया से सीरीज मंसूख होने के बाद पीसीबी से राब्ता। मुत्तहिदा अरब अमारात में मार्च में 3 वनडे खेलने की ख्वाहिश। शाहिद खान आफरीदी का बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए बड़ा तोहफा। साबिक कप्तान ने कोयटा में क्रिकेट अकेडमी का संगे बुनियाद रख दिया। मेरी एक ख्वाहिश थी कि क्रिकेट एकेडमी होनी चाहिए और सिर्फ क्रिकेट एकेडमी, उसमें मैंने बच्चों को क्रिकेट नहीं खिलानी, उसमें बच्चे जो है वो पढ़ेंगे भी। बाबर आजम को बतौर कप्तान मजीद वक्त मिलना चाहिए। बाबर आजम अच्छे प्लेयर हैं लेकिन वो कुदरती ओपनिंग बैटर नहीं है। साबिक भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। पाक भारत क्रिकेट कब होती है ये तो मुल्कों के बड़ों ने तय करना है। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में होते तो सबको मजा आता। भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान। भारत ने श्रीलंका को तीसरे एक रोजा मैच में 317 रन से शिकस्त देकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी फतह का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को पहले वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के दरमियान खेले जाने वाले दोस्ताना मैच के खुसूसी टिकट्स की कीमत 1 करोड़ रियाल तक पहुंच गई। सऊदी अरब में 4 मुल्की विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट में मॉरिशस ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। जी जनाब, आपने हेडलाइंस देखी और हेडलाइन से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज का दिन पाकिस्तान की विमेंस स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। पाकिस्तान की जो विमेंस क्रिकेटर है उनको शिकस्त हुई ऑस्ट्रेलिया के सामने, और फुटबॉल में मॉरिशस ने पाकिस्तान की विमेंस टीम को शिकस्त से 2-4 किया। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट को डिस्कस करने के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ा नाम, उनकी फैमिली का बड़ा नाम है और साथ साथ विमेंस क्रिकेट के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। रमीज़ राजा की क़यादत में वो पाकिस्तान अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। पाकिस्तान के मिनी टेस्ट क्रिकेटर सगीर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शो में हम खुश आमदेद भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं सर। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं, थोड़ा सा अपनी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं और एक नजर डालते हैं समरी पे कि आज के मैच में हुआ क्या और क्यों कर पाकिस्तान की विमेंस टीम को डीएल मेथड पे 8 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 160 रन स्कोर किए 8 विकेटों के नुकसान पर। निदा डार हमेशा से जो है वो एक दीवार साबित होती हैं। उन्होंने आज भी 59 रन की इनिंग खेली। बिस्मा मारूफ 28 रन बना सकें और 2 विकेटें हासिल की। ब्राउन ने और जोनासन ने भी 2 विकेटें हासिल की और जवाब में लिचफील्ड के 78 नॉट आउट और 67 लेनिंग के रन की बदौलत मतलूबा टारगेट बड़ी आसानी के साथ 28.5 ओवर में डीएल मेथड के तहत हासिल किया और 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तो ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के दरमियान जो पहला जो वनडे मैच था उसका ये रिजल्ट है। 40 ओवर्स पर महदूद था ये मैच। सगीर भाई, सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान हार गई, पाकिस्तान की विमेंस टीम हार गई, लेकिन जिस अंदाज से हारी है कि मैच 28.5 ओवर में टारगेट चेस हो गया, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि बिल्कुल ही वन साइडेड ये मैच साबित हुआ है। देखिए जी, बिल्कुल जैसे कि आपने शुरू में बताया, आपके शुरू में 1-2 जल्दी खिलाड़ी आउट हो गया, जैसे मुनीबा, और ये उसके बाद बारिश भी हो गई। उसके बाद जो दोबारा से लोग बैटिंग करने हैं वो रिदम उनका नहीं था। लेकिन ये है कि देखें, हमारा जब तक क्रिकेट का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा वुमेन्स के लिए, देखें बाकी और टीमें हैं, अभी स्कॉट का भी आयरलैंड से हारे सीरीज, और बाकी जो भी अब तो छोटी टीमों से भी थाईलैंड से हार गए ये लोग। जब तक आपका डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा नहीं होगी, साल में एक क्रिकेट आप खेलते हो, वो भी 3 दिन का टूर्नामेंट होता है, 4 दिन का, उसमें आप क्या सीखोगे, क्या करोगे? देखें निदा डार जो आप कह रहे हैं दीवार साबित हुई, इसीलिए दीवार साबित होती है, बिग बैश खेल कर आई हैं, उनका इंट्रैक्शन और वुमेन्स के साथ हुआ,
जिनके साथ खेली, एक्सपीरियंस प्लेयरों के साथ खेली। जब तक आप खेलोगे ही नहीं और डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलोगे, और आपके जो कुछ प्लेयर अच्छे थे उनको, जो अभी हमारे मार्क डेविड साहब कोच आए थे, उन्होंने देखे आलिया इतनी हमारी अच्छी प्लेयर थी, उसको 7वें 8वें नंबर पे भेज के अब इतना उसका कॉन्फिडेंस खराब हो गया है कि, क्योंकि मैं तो इनसे मालूम करता रहता हूं कि वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। और लड़कियों के तो आप खेल ही इतना कम होता है कि आपको अपनी दोबारा लेकिन सकीर भाई आप निज़ार की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं, मुनीबा की बात कर लेता हूं, सिद्रा अमीन की बात कर लेता हूं, आयशा जफर की बात कर लेता हूं, या आलिया राज की भी इनफैक्ट बात कर लेता हूं, एक अरसे से तो ये खवातीन खेल रही है ना। ठीक है, अगर बिग बैश नहीं भी खेली है तो फिर भी ऐसी ही तो इनकी क्रिकेट नहीं है कि ये जाके थाईलैंड से भी हार जाए। हाँ नहीं, वही मैं आपको कह रहा हूँ ना। देखें, मुझे ये समझ में नहीं आता। देखें, आपको एक कोच चाहिए होता है जो आपकी साइकी समझे हर चीज। जब हमारा कोई कोच आता है, जब इनके साथ काम करता है, 6 महीने नहीं होते तो वो चला जाता है। मुझे ये नहीं समझ में आता ये क्यों लंबा पीरियड उसको नहीं देते। जब उसको उसकी कोचिंग के प्लेयर्स के बारे में, को फॉल्ट के बारे में, अच्छाई के बारे में पता चलना शुरू होता है, तो पता चला कि वो दूसरे दिन उसको भाई खुदा हाफिज कह दिया गया। मुझे ये नहीं समझ में आता ऐसा क्यों होता है। ऊपर से फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप इनको पैसे देते हैं क्रिकेटर्स को, कितने 20 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 1.5 लाख से ज्यादा आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। और आप इंडिया से, जैसे इंडिया की जो मेंस है उनके जितने तो इंडिया के वुमेन्स को पैसे मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को इतने पैसे सर रिजल्ट आएंगे तो पैसे आएंगे ना सर, अगर रिजल्ट आएंगे तो पैसे आएंगे ना। अभी पाकिस्तान विमेंस लीग की भी बात हो रही है। अच्छा, मुझे, क्योंकि मैं आपसे एक स्पेशल इस पे शो करना चाहता हूं, सिर्फ आज मैंने आपका इनपुट लेने के लिए आज मैंने सोचा कि आपको कॉल पे लिया जाए। क्विकली मुझे बता दिएगा कि आप जैसे लोग जो विमेंस क्रिकेट पे काम कर रहे हैं, जलालुद्दीन साहब जैसे लोग जो विमेंस क्रिकेट पे काम कर रहे हैं, इनसे क्या इनपुट लिया जाता है कि इनकी क्या प्रॉब्लम है, या आप लोगों को बिल्कुल ही पूछा ही नहीं जाता? तो भाई कहाँ पूछते हैं ये लोग, तभी तो अफसोस होता है। आप जब भी कोई बात करें, माशाल्लाह आप एंकर्स हैं, आपको हर चीज पता है, इनको भी सबको पता होता है। मुझे 18 या 19 साल हो गए लड़कियों को कोचिंग करते थे। 17 से 18 लड़कियां मेरी एकेडमी से निकली हैं माशाल्लाह, और अभी भी मेरी एकेडमी की 4 लड़कियां हैं। देखिए, जब तक आप उन पे प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, ये 10 दिन के कैंप से भी आपको देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 से 15 दिन आप उसी सिलेक्शन पे आप उनको सिलेक्ट करते हो। आप थोड़ी बहुत ज्यादतियां भी होती हैं, कुछ लड़कियों को चांस नहीं मिलता, बिल्कुल 4-4, 5-5 साल से साथ हैं। आप उनको जब तक खिलाओगे नहीं तो आपको कैसे रिजल्ट देंगी? 2 मैच खेलते हैं, 1 मैच खेलती हैं, बाहर बैठते हैं। जो रेगुलर प्लेयर हैं आप उनको 6ठा 7वां कर देते हो। ले दे के आपके पास 1-2 प्लेयर्स हैं जिनको आप चांस प्रॉपर मिलता है, लेकिन वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती क्योंकि प्रेशर में इतनी होती है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं मिलती उनको, जाते हैं। यकीनन आप सही कह रहे हैं कि इनको 4-5 साल हो गए, 3-4 साल, लेकिन अपना जब तक आप देखें आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। आपको क्रिकेट चाहिए होती है, क्रिकेट सीखने के लिए। आप जितने भी बड़े प्लेयर हो, आप 1 महीना बाहर बैठ जाओ, आप डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलो, जितना भी आप नेट कर लो, या फिर वो जो आजकल जो एक नया ट्रेंड आ गया है, वो जो साइड आर्म से आपको बिल्कुल सिंथेटिक बॉलों से कराते रहते हो, बॉलें सीधी आती हैं, सीमेंट पे आप खेल रहे होते हो, जहां मर्जी उठा के मार दो, जो मर्जी खेल दो, आपको बल्ले में ऐसी गेंद आ रही होती है कि उससे दुनिया में कोई उससे बड़ा प्लेयर ही नहीं है। वही जब आप टर्फ पे आते हो, नेचुरल ओरिजिनल बॉल से खेलते हो, और इतना फर्क होता है, कोई तेज विकेट है, कोई हल्की विकेट है, कोई ब्रेक विकेट है, तो वो आप परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते जब तक आप मैचेस ज्यादा ना खेलो। थैंक यू सो मच सगीर अब्बास साहब, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट के हवाले से तो हमें कोई अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं। तवातुर से पाकिस्तान की विमेंस टीम को शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक अच्छा और मुस्तहसन स्टेप लिया पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टार ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी ने, और उन्होंने कोयटा में जो है वो अकेडमी कायम की है। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए देखते हैं। इंतजार हुआ खत्म। बलूचिस्तान के क्रिकेट दीवानों के लिए साबिक क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी का बड़ा तोहफा। कोयटा के सरियाब रोड पर क्रिकेट एकेडमी का संगे बुनियाद रख दिया। शाहिद अफरीदी का कहना था, बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। शाहिद अफरीदी क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों की माली इमदाद के साथ तालीम भी दी जाएगी। मेरी एक ख्वाहिश थी कि क्रिकेट एकेडमी होनी चाहिए, और सिर्फ क्रिकेट एकेडमी, उसमें मैंने बच्चों को क्रिकेट नहीं खिलानी, उसमें बच्चे जो है वो पढ़ेंगे भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा क्रिकेटर बन के उस अकेडमी से निकले, लेकिन उस बच्चा जब भी एकेडमी से निकलेगा तो उसके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी जिससे वो आम जिंदगी में इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
शाहिद अफरीदी क्रिकेट एकेडमी के क़याम पर कोयटा के नौजवान क्रिकेटर्स ने खुशी का इजहार किया। बलूचिस्तान के लिए एक एकेडमी बनवा रहे हैं लोग, एक बहुत अच्छा इकदाम है। जो हमारे पास स्पोर्ट्स के मैदान नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स के मैदान सज रहे। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी जगह इन लोगों ने ढूंढ ली है। क्रिकेट का तो बहुत शौक था, बचपन से ही खेलता आ रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात है कि शाहिद अफरीदी यहाँ पे एकेडमी बना रहे हैं और ग्राउंड बना रहे हैं। इससे पूरे बलूचिस्तान को, पूरे कोयटा को फ़ायदा होगा, क्योंकि इस तरह के ग्राउंड, इस तरह एकेडमी पहले यहाँ पे नहीं है। इंशाल्लाह जब हम एकेडमी में सीखेंगे तो हमें अच्छा मौका मिलेगा जब हम पाकिस्तान की टीम में आएंगे। शाहिद अफरीदी क्रिकेट एकेडमी के लिए वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने भी सूबाई हुकूमत की जानिब से ताउन की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि शाहिद खान अफरीदी का बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए एक बड़ा तोहफा और एक ज़बरदस्त स्टेप लिया शाहिद खान अफरीदी ने, उनकी फाउंडेशन ने, कि इस खत्ते में जो है वो क्रिकेट एकेडमी बनाने जा रहे हैं, कि जहाँ पे इससे पहले शायद इतने ज़्यादा प्लेयर सामने नहीं आए। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस एकेडमी के बनने के बाद मज़ीद टैलेंट हमें इस खत्ते से भी दस्तयाब होगा। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे यासिर अरफात इंग्लैंड से बजरिया वीडियो लिंक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे सगीर अब्बास, इनसे बात करते हैं पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के मामला के हवाले से। और अब हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टार ऑलराउंडर ने, कि जो इंग्लैंड में इन दिनों मुक़ीम है, कोचिंग के हवाले से भी एक बड़ा नाम है और रिकॉर्ड साज खिलाड़ी हैं T20 के हवाले से। यासिर अरफात ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम अली भाई। यासिर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप अभी पाकिस्तान से होकर गए हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट के मामलात को आपने थोड़ा करीब से भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने आपसे गुफ्तगू भी की होगी कि आप इस सिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं है। तो मुझे तो थोड़ा सा पहले ये बताइएगा और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम में मजीद आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। देखिए, सिस्टम का हिस्सा आई डोंट नो, मुझे खुद भी नहीं मालूम, बल्कि आप मीडिया पर्सनैलिटी हैं और आप लोग उठते बैठते हैं लोगों में, तो आपको बल्कि ज़्यादा बेहतर पता होना चाहिए बल्कि कि क्या है क्या नहीं है। मेरी अपनी, जब अगर पूछें, अगर मेरे से रब्ता करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, तो उनसे फिर बात होगी कि क्या आगे का क्या लाएमल है। ऑलरेडी मैं यहाँ पे कोचिंग कर रहा हूँ, कॉलेज में कोचिंग कर रहा हूँ, काउंटी समर में काउंटी में कोचिंग करता हूँ। तो देखिए, अगर इन्होंने पूछा तो बात करेंगे फिर आगे। बिल्कुल, कोचिंग के वाले से भी बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त एक और पिंडी बॉय को लाने की बात की जा रही है, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो जब एक और पिंडी बॉय आ रहा है तो ये वाला पिंडी बॉय क्यों जो है वो अब काबिल कबूल नहीं है, इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये बताएं कि आपके भी पाकिस्तान के लेजेंड के साथ आपकी गुफ्तगू हुई है, उनसे आपकी मुलाकात हुई है, कुछ तस्वीर आई हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने, कि जो आइकॉनिक प्लेयर्स हैं, उन्होंने आपका घर का दौरा भी किया, विजिट किया, आपके साथ एक मुलाकात भी रही। क्या गुफ्तगू हुई इस पूरे मामलात में जब इनकी सबसे आपकी मुलाकात हुई? देखिए, बड़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि मुझे हमेशा से शौक रहा है कि जो हमारे पास में हमारे जो मुल्क के स्टार्स रहे हैं, जिनमें आसिफ इकबाल, वो यहाँ पे हमारे नेबर हैं। उसके बाद मैंने मुश्ताक मोहम्मद को रिक्वेस्ट की, वो बर्मिंघम से डे ट्रिप करके आए। और उसके साथ फिर आसिफ, असल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ज़हीर अब्बास साहब की जो सेहत जो थी, काफ़ी पिछले दिनों नासाज रही और काफ़ी मुश्किल टाइम उन्होंने गुजारा। कोविड की वजह से भी कुछ और मसले मसाइल हो गए थे, मगर हमें सब लोगों को खुशी ये थी, हमारे घर वालों को भी ये खुशी थी कि उनकी सेहत काफी बेहतर हुई थी। तो उनको हम एक दफा घर भी उनके मिलने गए, फिर जब वो बाहर निकलने के काबिल हुए तो उनको घर पे इनवाइट किया गया। और वहां पे फिर वही बात है कि जिस तरह जब क्रिकेटर्स आपस में बैठते हैं तो पुरानी काउंटी क्रिकेट की बात, पाकिस्तान टीम की जो 70s की, 60s और 80s की जो क्रिकेट पाकिस्तान की थी, तो मुझे तो बड़ा शौक है कि वो हिस्ट्री मालूम करने का इन प्लेयर्स के साथ। और ये तो खुद एक से एक बड़ा लेजेंड है, तो इनसे बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज और पुरानी क्रिकेट की बातें मिली। और हिस्ट्री तो खुद आपके घर में भी मौजूद है। इदरीस सत्ती साहब जो यासिर के वालिद हैं, किसी तारुफ के, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बहुत ही कोई नमश है, जर्नलिस्ट हैं और बड़ी इनसाइड स्टोरीज भी उनके पास होती हैं और माशाल्लाह अब काफ़ी ज़्यादा रूब है, सेहत भी है। तो ये बताएं कि ये जो इतने सारे लेजेंड्स से आपकी बात हुई, ये पाकिस्तान क्रिकेट का जो रमीज़ राजा साहब का दौर था, उससे मुतमईन नजर आया आपको, या इनकी ज़बान पर भी वही शिकायतें थी जो एक आम क्रिकेटर की ज़बान पर हैं? देखिए, शिकवा ऐसा ही तो नहीं था, मगर जो स्टेट ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान की इस टाइम हो चुकी है, उसको देखकर उनको अफसोस ऑब्वियसली होता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम को रन किया जा रहा है, क्रिकेट बोर्ड को ले लें, पाकिस्तान क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उस पाए के उस तरह नहीं आ रहे जो हमारे पास में हमारे प्लेयर्स होते थे। जिस तरीके से हम लोग तमाम टीमों को, तमाम ही दुनिया की जो टॉप की टीम्स को हराया करते थे,
तो वो उनके जहन में था कि हम लोग अब उस ऊंचाई पर हमारी टीम क्यों नहीं है। तो ऐसी बातें हो रही थी। तो बाकी है कि उन लोगों ने अपना प्राइम देख लिया, वो इस चीज से अब गुजर गए हैं। तो बस अफसोस कर रहे थे कि जो पाकिस्तान के क्रिकेट जिस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो यासिर ये तो मुलाकात की बात हुई जो आपके लेजेंडरी क्रिकेटर्स के साथ हुई, आप खुद भी बड़े ज़बरदस्त स्टार ऑलराउंडर हैं। लेकिन ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात की तरफ आते हैं। इससे पहले मोहम्मद वसीम द चीफ सेलेक्टर, फिर इंटरिम शाहिद खान आफरीदी आए, और अब जो खबरें चल रही हैं वो चल रही हैं शोएब अख्तर के हवाले से। तो ये एक पहले पिंडे हुआ है, फिर दूसरा पिंडे हुआ है, तो यासिर अरफात में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? एक परफॉर्मर भी हैं, सब कुछ है, जब आप क्रिकेट खेलते थे जब भी आपको जो है एम्पल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकी, और अब भी आपको सेटअप का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ज्यादा सच बोलते हैं? देखिए ये भी देखिए, सच तो हर बंदा अपने हिसाब से बोलता ही होगा। वो यही हर बंदा यही कहता है कि वो सच बोल रहा है और वो सही बात कर रहा है, वो मेरिट की बात कर रहा है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कोशिश यही करता हूं कि जब भी करूं हक की बात करूं, सच की बात करूं, और जो लड़के स्पेशली जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं जिनके साथ ज्यादती डोमेस्टिक क्रिकेट में होती है, क्योंकि मैं खुद उस सिस्टम से गुजरा हुआ हूं और मेरे साथ जो ज्यादती हुई है, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठूं तो उन लोगों की जो जिनके लिए कोई बोलने वाला ना हो, जिनके लिए कोई सपोर्ट ना करने वाला हो, तो उनके लिए मैं बोलूं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी का एंगल लिया हो या किसी का सपोर्ट किया हो आउट ऑफ द वे जाके अपनी दोस्तों को, ऐसी कभी भी बात नहीं हुई। तो बाकी जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं, शाहिद अफरीदी को छोटे इंटर्म बेसिस पे रखा गया। देखें बहुत ही आगे अभी शुरू में आपके इंट्रो में कोचेस की जो बात हो रही थी, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं आपकी, कि जो पाकिस्तान क्रिकेट और जो सियासत जो पाकिस्तान की जिस तरीके से तब्दील होती है महीनों के अंदर, तो कंटिन्यूटी की बात आप लोग करते हैं, जिस तरह की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो हर प्लेयर, हर कोच, फॉरेन कोच जो है, और स्पेशली जो हर प्लेयर है आजकल पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर, वो भी डरते हैं। देखिए अली भाई, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपना ये अच्छा भला प्रोग्राम छोड़ के, मीडिया की फील्ड को छोड़ के आपको क्रिकेट बोर्ड में बुलाया जाए, तो जो अनसर्टेनिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो आप भी 10 दफा सोचेंगे कि मैं वहां जाऊं कि ना जाऊं। तो ये चीजों को देखते हुए तो आई एम श्योर कि जल्दी से जल्दी इस चीज का कोई हल निकल आएगा। और जो हम कंटिन्यूटी की बात, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो वो इंटरलिंक्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। अगर वहां पे कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी तो परफॉर्मेंस में भी वैसी तसलसल नहीं होगा। ऑलराइट, आपको भले वो अपॉर्चुनिटीज मिली हो या ना मिली हो जिसको आप डिजर्व करते हैं, लेकिन जो क्रिकेट के समझते हैं, क्रिकेट के कदरदान है, वो जानते हैं यासिर अरफात की सर्विसेज के लिए। इसलिए अभी पिछले दिनों में जब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने वहां पे आपके नाम का स्टैंड देखा। वरना बहुत सारे पिंडी के ऐसे लेजेंड हैं जो अपनी जात में लेजेंड हैं, उनको दूर दूर तक जो है वो पूछा भी नहीं जाता, और जब स्टैंड के नाम आते हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामला के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं यासिर अरफात से क्रिकेट के मामला के हवाले से। यासिर, अब ये बताएं कि वक्त बड़ा महदूद है, क्विकली मुझे बहुत सारी चीजें आपसे जाननी है। क्या क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है कि शाहिद आफरीदी को रखना, और उसके बाद अब शोएब अख्तर का जो नाम सामने आ रहा है कि चीफ सिलेक्टर जो है वो तगड़ा होना चाहिए? देखें, तगड़ा हो या कमजोर हो या हल्का हो, एटलीस्ट फैसले अच्छे करें, और जो प्लेयर सेलेक्ट करे उस पे स्टिक करे, बजाय इसके कि आप एक दिन प्लेयर को टेस्ट कैप या टीम में डालते हैं और अगले दिन वो अगले मैच में या अगली सीरीज में ड्रॉप हो जाता है। तो जो बंदा भी रखें वो इतना क्रेडिबल हो और अपनी उसकी अथॉरिटी हो, टीम जो सिलेक्ट करे उसमें उसकी से हो, बजाय इसके कि जिस तरह पास में हमने देखा कि 3-3-4 देखिए, सिलेक्टर का काम टीम सिलेक्ट करना है, किसी लोगों से मशवरे नहीं, डिस्कस ठीक है बंदा कर सकता है, मगर जब वो टीम सेलेक्ट करे तो उसकी वो क्या कहते हैं ना, ओनरशिप लेनी चाहिए कि ये लड़का मैंने की सिलेक्शन को आपने कैसे देखा? जी आफरीदी की सिलेक्शन को और उनकी कमेटी के कामों को आपने किस तरह से देखा है? देखिए, थोड़ा उनके पास टाइम बहुत कम था, उसके बावजूद भी जो सरफराज की इंक्लूजन टीम में हुई है उसका क्रेडिट उनको जाता है। मीर हमजा की हम बात करते थे, उनका इंक्लूजन उनको क्रेडिट उनको जाता है। हारिस सोहेल का मैं थोड़ा सा कहूंगा कि उनकी एक तो काफी अरसे बाद वो आए थे, फिर उनकी डोमेस्टिक में वनडे में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। हालांकि 2 लड़के उन्होंने 15 या जो 17 रुकनी टीम थी उसमें सिलेक्ट तो किए थे। मैं समझता हूं कि उनको चांस देना चाहिए था, जो लड़के फॉर्म में थे। करंट फॉर्म देखनी चाहिए, और करंट फॉर्म और फिटनेस दोनों, उसके बाद लड़कों को चांस देना चाहिए। ठीक है, और बाबर आजम की कप्तानी पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, और ये भी इत्तलात सामने आ रही है कि तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान होंगे। अभी अजहरुद्दीन ने भी इस डिबेट में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा कि बाबर आजम को थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए आपने खुद ही कहा छोटे छोटे जवाब देने, तो मैं इसको जरा छोटे छोटे जवाबों में दूंगा। देखिए बाबर आजम, अब आपने 2-3 साल उनको कप्तान रखा, अब वर्ल्ड कप आपके सर पर है, आपके पास कुछ कोई 7-8 या जो वनडे अभी अफगानिस्तान अगर ऐड इन हो जाती है तो आपके पास थोड़े से वनडे मैचेस हैं, तो आपको अभी इन्हीं के साथ जाना चाहिए, उसके बाद फिर डिसाइड करें। अभी अगर इस तरह के डिसीजन करेंगे तो पूरी टीम का मोरल जो है, माहौल है, वो खराब हो जाएगा। तो इस जल्दी में कोई डिसीजन नहीं करना चाहिए। तो शान मसूद की नायब कप्तानी आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जिनकी टीम में भी जगह नहीं थी, उनको वाइस कैप्टन बनाना क्या बाबर आजम को अंडर प्रेशर रखने के लिए किया गया था, या आपको लगता है कि ये डिजर्व करते थे? देखिए वो भी हो सकता है, मगर मैं इसको इस तरह कहता हूं कि शान मसूद एक बड़ा ही इंप्रूव्ड क्रिकेटर था जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म करके अपनी जगह बनाई, मगर उनके साथ ज्यादती हुई है। देखें उन्होंने खुद तो नहीं कहा होगा, मगर जिन लोगों ने भी ये डिसीजन किया था कि उनको वाइस कप्तान, ये शान के साथ ज्यादती हुई है कि अब वो उल्टा उल्टा उन पर प्रेशर रखे, वाइस कप्तान टीम में वो 12th मैन पानी पिला रहा है। तो इस तरह के मैंने जिस तरह पहले कहा, एक एक फैसला आप करें, बड़ा सोच समझ के फैसला करें, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अजहरुद्दीन की जिस तरह मैं बात भी कर रहा था, अजहरुद्दीन का भी कहना है कि उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, और भी क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि बाबर आजम को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो कितना टाइम देना चाहिए? क्योंकि हम तो ये सुन के हमें सबक याद हो गया कि 15 से 20 रन शॉर्ट रहे, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी, और हम गलतियों से सबक सीख रहे हैं। देखिए मैंने जिस आपको कहा ना कि वर्ल्ड कप अगर ना होता ना, अगर 1.5 साल बाद वर्ल्ड कप होता, तो मैं भी इसके हक में होता, क्योंकि देखिए सीखने का जो सीखने की पाकिस्तान टीम सीखने की जगह नहीं है। यहाँ पे आपको गलतियां करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो आपने ऑलरेडी 2-2.5 साल जब गुजार लिए, अगले 6 महीने भी गुजार लें, जल्दी में कोई डिसीजन ना करें। बैकअप आपके पास क्या है? शादाब आपके पास बैकअप है। शादाब खुद उनकी इंजरी ऑन एंड ऑफ रहती है, तो आप ऐसे प्लेयर को किसी को भी नहीं एज अ कैप्टन लगा सकेंगे कि जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में लीड करे। तो अभी भी बाबर इज द बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट। ठीक है, और यूसुफ पठान ने भी कहा कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट जो है वो होनी बड़ी ज़रूरी है। आप खुद इंडिया के खिलाफ भी अंडर एज क्रिकेट से खेलते आए हैं, फिर जिस तरह बार बार बात करते हैं, गंगूली आपकी शादी में आए, लक्ष्मण के साथ आपकी बड़ी मुलाकातें रही हैं, इंडियन क्रिकेटर्स के साथ आपका बड़ा अच्छा जो है वो मेल जोल रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि क्या ये बर्फ़ पिघलने वाली है, ये पिघल सकती है, ये कुछ उम्मीद भी है इसकी? फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मेरे से आप पूछते हैं, फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है। जब आप एशिया कप उनको राजी नहीं कर सकते अपने मुल्क में कराने के, तो बायलैटरल सीरीज कहां से खेली जाएंगी? तो अभी इसमें कोई बर्फ पिघलने वाली बात कोई नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इसका सीधा सा जवाब है, पॉलिटिकल जब इंटरफेरेंस होगी, जब आपस में मिलकर दोनों मुल्क आपस में बेहतर होंगे, ताल्लुकात बेहतर होंगे, क्रिकेट इटसेल्फ वो खुद ब खुद ही दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये जो बात हो रही है, जो यूसुफ पठान ने भी कहा कि आईपीएल ना खेलने से पाकिस्तान के प्लेयर को भी नुकसान है, तो वाइस वर्सा अगर हम देखें तो पीएसएल ना खेलने से या दीगर बाहर की लीग ना खेलने से इंडियन प्लेयर को भी तो नुकसानात हैं। बिल्कुल अली भाई, आपने सही कहा, और इसका जो वाजिफ जो सबूत है वो आपको ये आईसीसी इवेंट्स में नजर आ जाता है। जब इनको इंडिया से बाहर जाके दूसरी टीमों के खिलाफ, दूसरे प्लेयरों के खिलाफ खेलना पड़ता है, तो वहां पे वो नजर आ जाती है उनकी परफॉर्मेंस। तो ऑब्वियसली, मगर वो देखें उनकी ये पॉलिसी है कि वो अपने प्लेयरों को इतनी भारी रकम या कीमत तो देते हैं उनको कि उनको कहीं और जाके खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो देखिए एक तरह से ये बेहतर भी है। हमारे प्लेयर बेचारे जब वो फारिग होते हैं तो कभी बांग्लादेश लीग, कभी कौन सी लीग में जाके खेल रहे होते हैं, सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर फिर उनकी इंजरी जो जिस शादाब की इंजरी भी हो गई है, वहां पे बाकी प्लेयरों की भी इंजरी, लीग में जाके जो आपके मेन प्लेयर है, तो मैं समझता हूँ ये वहां पे पाकिस्तान को जाके थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। तो यासर आपको क्या लगता है कि बायलैटरल सीरीज अगर हम देखते हैं कि वहां पे अभी आप श्रीलंका को देखा होगा कि सिर्फ 73 रन पर आउट कर दिया श्रीलंका को, और 317 रन के बड़े मार्जिन से इंडिया ने कामयाबी हासिल की। बायलैटरल सीरीज में इंडिया बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो मुकाबले होते हैं, जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वहां पर इंडिया इस तरह खेलता हुआ नजर नहीं आता। देखिए उसकी कई रीजंस हो सकती हैं। उसमें एक ये भी आप देखें, मैं समझता हूं कि जो 1.5 साल पहले डिसीजन किया गया था विराट कोहली को कप्तानी से हटाना, रवि शास्त्री को एज अ कोच हटाना, वो एक बहुत बड़ा गलत फैसला था। हालांकि रीजन उन्होंने ये रखा था कि उस टाइम भी आईसीसी इवेंट्स में इंडिया की टीम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो उसके बाद भी आप देख लें कोई परफॉर्मेंस तो ऐसे हुई नहीं, मगर उन्होंने, मुझे लगता है कि वहां गलती की थी। अगर वो उनके साथ कंसिस्टेंट बेसिस पे उनको रखते कोचिज रवि शास्त्री या विराट कोहली का कॉम्बिनेशन होता, तो आगे जाके उन्होंने परफॉर्मेंस अल्टीमेटली करना था, मगर उन्होंने वहां गलत फैसला किया। तो ये क्रिकेट है, अब उसमें आप क्या कह सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इस दफा इंडिया बड़ी संजीदा कोशिशें कर रहा है कि उसके अपने मुल्क में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और जो उनका जो इब्तिदाई स्क्वाड है कि जो तकरीबन 20 रुकनी स्क्वाड है, उसमें जो प्लेयर हैं उनको आईपीएल के भी कुछ महदूद मैचेस खेलने का कहा जा रहा है, या बिल्कुल मैचेस खेलने से उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, तो संजीदा सख्त में जा रही है इस वक्त इंडियन टीम।
बिल्कुल सही अली भाई, क्योंकि देखिए मैं भी हमेशा अपने जब भी प्रोग्राम में बैठता हूं तो मैं अपने जो मेन प्लेयर जैसे रिजवान हो गए, शाहीन हो गए, बाबर हो गए, इस तरह के प्लेयर, इवन शादाब हो गए, इन प्लेयर्स को देखिए मुल्क से खेलना उससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। तो पाकिस्तान को भी ऐसा स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए कि उन प्लेयर्स को इन पे जरा ध्यान दें और इनको मेक श्योर करें कि वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल हो। इंडिया का ये चांस इस रहा है कि 2011 में जब वर्ल्ड कप आखिरी उन्होंने जीता था वो भी इंडिया में होता, अपनी कंडीशन में होता, तो वो चाहेंगे कि अपने मुल्क में दोबारा वर्ल्ड कप हो रहा है, उनको कंडीशन सूट करती है, उनका क्राउड वहां पे होगा, तो वो चाहेंगे कि वो दोबारा वर्ल्ड कप जीते। क्योंकि अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हो रही है उसमें कोहली को और रोहित शर्मा को उन्होंने रेस्ट दिया है। यहाँ बाबर आजम कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हैं, तमाम मैचेस खेल रहे हैं, लीग के मैचेस खेल रहे हैं। अभी शाहीन आफरीदी भी अभी फिटनेस है, उन्होंने रिगेन किए, लेकिन उसके बावजूद हमने सुना है कि वो बीपीएल खेलने के लिए जा रहे थे। वो तो शाहिद आफरीदी ने उनको समझाया तो बीपीएल खेलने से वो बाज आए। तो आपको लगता है कि हमारी और उनकी अप्रोच में थोड़ा फर्क है? ठीक है अली भाई, बिल्कुल, क्योंकि उसमें देखें आप देखिए इवन रिजवान को देखें, वो आखिरी मैच वनडे खेले कराची में और फिर अगले दिन वो मैंने तस्वीरें देखी, हेलीकॉप्टर के जरिए वो बीपीएल का मैच खेलने चले गए, बांग्लादेश लीग में जाके मैच खेला। तो इस तरह देखिए एक तरफ वो हम देखते हैं कि जब वो मैच में खेल रहे होते हैं, कभी स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, कभी निकल उनको लिए, कभी फिजियो अंदर आ रहा है, तो वो चीजें अभी यही टाइम था कि थोड़ा रेस्ट करते, बॉडी को थोड़ा रेस्ट करते और अपनी गेम को और एनहांस करते। वो जो शॉट्स की हम बात करते हैं कि वो 50 ओवर में उनके पास उस तरह की शॉट्स नहीं है, तो वो इस टाइम पे अपनी नई जो है शॉट्स को डेवलप करते। तो हमें थोड़ा सा एज ए मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें स्टेप इन करना पड़ेगा और अपने प्लेयर्स के लिए प्लान बनाने पड़ेंगे, 6 महीने 12 महीने के प्लान। क्रिकेट बोर्ड की आपने बात की, तो क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है फॉरेन कोचेस को लाने के लिए, और हमारे अपने कोचेज हैं सलमान बट हैं कि वो जाके सिंगापुर में कोचिंग कर रहे हैं, आप काउंटी में कोचिंग कर रहे हैं, जलालुद्दीन आसिफ मुश्तबा अमेरिका में मौजूद हैं। हमारे अपने कोचेस बाहर गए और बाहर के कोचेस को हम यहाँ लाने की कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अफसोस की बात यह कि कोई मुझे इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। जो फॉरेन कोचेज हैं, मिकी ऑर्थर ने मना कर दिया, इयन पॉन्ट की बात हो रही है और दीगर कोचेस की बात हो रही है, लेकिन इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा है फॉरेन कोचेस का। तो क्या पाकिस्तान में फॉरेन कोचेज ही मसले का हल है? अली भाई, दो चीजें हैं इसमें। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह पहले हमने बात की कि पॉलिटिकल इंसेंटिव है, उस पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अच्छे भले वो लोग फ्रेंचाइज क्रिकेट में काम कर रहे हैं, अच्छा भला उनका काम भी कम है, पैसे भी ज्यादा है, तो कौन जाके इस तरह का काम लेगा। और दूसरा ये होता है, एक मुहावरा है अली भाई, उसमें ये कहते हैं ना कि यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज। जब आप देखिए आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं पिछली दफा पहले मैं सुनता रहा हूँ, कई सोशल मीडिया पे बातें होती थी कि फलाने की तनख्वाह इतनी है, उस कोच की तनख्वाह इतनी है। देखिए आप जब इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां पे इन्वेस्ट करना है, पिछली वो जो पीजीएल अंडर 19 हुई है उस पे आपने अरब रुपया लगा दिया, और जहां पे पैसे लगाने की बात आ रही है वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि जी इतना हमारे पास बजट नहीं है। तो जब आपके पास बजट नहीं है तो फिर आपका मुकाबला करना इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का मुकाबला करने के लिए मैदान में फिर क्यों उतरते हैं? और इस एक्सपीरियंस को आपने कैसे देखा जब डोमेस्टिक में पाकिस्तान में दो ही बड़ी क्रिकेट की नर्सरीज हैं, कराची और लाहौर, जिसको आप सेंट्रल पंजाब या आप सिंध का नाम दे सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये क्या इन दोनों में सिर्फ जरूरत थी फॉर डोमेस्टिक में फॉरेन कोचेस की, या अगर करना था तो फिर हर रीजन में करते? सिर्फ ये इन दो रीजन को क्यों पिक एंड चूज किया गया? पता नहीं, ये फिर क्रिकेट बोर्ड इसका बेहतर जवाब दे सकेगी। अगर लाने ही थे तो ऑब्वियसली 4 टीमों के लिए या 5-6 टीमों के लिए ले आते, मगर वो समझते होंगे कि उन 2 टीमों के कोई चीज हो सकता है बेहतर ना हो, तो इस वजह से उन्होंने उनके साथ उनको एड इन कर दिया। मगर अगेन इट्स अ गुड स्टेप कि अगर वो कोई फॉरेन से कोई आके आपके साथ बच्चों के साथ काम करता है तो कोई अच्छी बेहतर चीज ही होगी। जी बिल्कुल। लेकिन फिर एक सवाल दूसरे जो लोकल क्रिकेटर वो ये कहते हैं फिर हम कहां जाएं? अगर यहां पे भी आके वो कोचिंग करेंगे तो फिर यासिर अरफात का जो एक्सपीरियंस है उससे दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं, फिर आप जैसे कोचेस को क्यों हम फिर एंगेज नहीं कर सकते? देखिए मैं अपनी बात तो अब क्या करूं, मगर बाकी कोचेस की मैं बात करूंगा। देखिए अगर वो डिजर्व करते हैं, अगर उनकी क्वालिफिकेशन पूरी है, उनका जो बैकग्राउंड, क्योंकि देखिए मैं खुद आपको बताता हूं, मेरी प्लेयर से इंटरेक्शन होता है और वो फेडअप हो गए थे, इतना वो गिला शिकवा करते हैं कि जिस तरीके की पाकिस्तान डोमेस्टिक में कोचिंग हो रही है, ऊपर की तो मैं बात नहीं करूंगा, ऊपर के तो आपके सामने इश्यूज आते रहे, हमारे उमर अकमल, अहमद शहजाद वगैरह बताते रहे हैं कि पास में इवन अब्दुल रज़ाक ने बताया कि हमारे साथ जो डीलिंग हुई कोचिंग की, डोमेस्टिक लेवल पे बहुत बुरे तरीके से कोचिंग होती है। तो अगर कोई अच्छा कोच है, डिजर्विंग कोच है, तो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए, और अगर कोई लड़कों के साथ ज्यादती करता है तो उसको भी सामने आना चाहिए कि उस कोच ने लड़कों के साथ ज्यादती की है। सिर्फ 10 सेकंड में बताइए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट का शुरू होने जा रहा है, कितना अच्छा स्टेप है ये? इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती कि अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो जाए।
और बेहतरीन स्टेप होगा। ये क्रिकेट बोर्ड जो नया आया है, कोई आने वाला भी है, जो भी इस चीज को करेगा बड़ी दुआएं लेगा वो प्लेयरों से। थैंक यू सो मच यासिर अरफात साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी दुआएं ली कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और इसी तरह से आप काम करते रहें। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।